ओके, तो हम अभी पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था में अभी तक हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार और साथ में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें और प्लस अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो होता है वो देखें। मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट है जो बताया हूँ, समाजवादी, है ना। इंपॉर्टेंट तो सभी है, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, लेकिन जो समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी बताया हो उसको याद रखिएगा। प्लस प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, इनको भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। एक है आपका क्या शब्द है, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और आर्थिक विकास, दोनों एक साथ है, मिलता जुलता है, उसको हम समझेंगे अभी। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। किसी को कोई डाउट होता है ना तो वो ऐसा पूछ लिया करो, है ना। अभी मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, कुछ भी डाउट होता है ना तो यहाँ चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। चलो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, है ना, इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। चलो, ये दोनों शब्द को समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहीं से आपका राष्ट्रीय आय भी चालू होगा। देखो, आर्थिक समृद्धि, पहले इसको समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसको बोला जाएगा। समृद्धि, है ना, समृद्धि मीन्स वृद्धि से है, शब्द से ही समझ में आ रहा है। समृद्धि अगर आप समझोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि। क्या हो रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब किसमें वृद्धि, तो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब वृद्धि की बात आएगी तो यहाँ पर बोला जाएगा क्या, आर्थिक समृद्धि मीन्स क्या, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में, किसमें, उत्पादन में वृद्धि होना है। क्या होना है, उत्पादन में वृद्धि होना है। और ये वृद्धि भी जो है वो निरंतर हो और सतत हो, निरंतर या फिर सतत हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्या किए, 2 महीने क्या हुआ, वृद्धि हुआ, उसके बाद हमने देखा कि क्या हो गया, वृद्धि कम हो गया, तो वो वृद्धि नहीं कहलाएगा। वृद्धि क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए प्लस सतत होना चाहिए। और किसका वृद्धि, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। मीन्स एक एग्जांपल समझो, जैसे कि अभी मान लें हम क्या हो रहा है, अभी इस मंथ अगर 10 रेफ्रिजरेटर, 10 फ्रिज का निर्माण हो रहा है, तो अगले महीने क्या हो, 11 हो, नेक्स्ट मंथ क्या हो, 12 हो, नेक्स्ट मंथ क्या हो, 13 हो, अगले वर्ष देखे तो 20 हो, नेक्स्ट वर्ष क्या हो, 30 हो, 40 हो। अगर इसको वर्ष में ले ले, जस्ट मानने के लिए, है ना, एग्जाम्पल, कि 2021 में क्या हुआ है, 10 फ्रिज का निर्माण हुआ, 2022 में देखे तो 11, 2023 में देखे तो 13, 2024 में देखे तो 20, 2025 में देखे तो 30। मीन्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, क्या, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरंतर और सतत वृद्धि ही क्या कहलाता है, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं। ठीक, अब चूंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, उत्पादन में वृद्धि की बात हो रही है, उत्पादन में किसकी बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एक मात्रात्मक संकल्पना है।
मात्रात्मक संकल्पना या अवधारणा है। क्यों मात्रात्मक बोल रहे हैं? क्योंकि मात्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मात्रा की। मात्रात्मक संकल्पना समझना है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मात्रा की बात हो रही है। देखो 11 से 12, 13, 20, 30, 40 एग्जाम में पूछता है कि यह एक मात्रात्मक संकल्पना है करके। ठीक है, आगे हम देखेंगे और इस पे बात करेंगे, इससे तुलना करेंगे, इसीलिए इन दोनों को साथ में समझा जाता है। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सिंपल सी बात कुछ नहीं। आर्थिक समृद्धि किसको बोलेंगे? तो जब क्या हो, किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरंतर और सतत वृद्धि होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? आर्थिक समृद्धि बोला जाता है ना। चूंकि उसमें उत्पादन की मात्रा की बात होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मात्रात्मक अवधारणा या मात्रात्मक संकल्पना बोला जाता है। ठीक, अब एक बात समझिए, मान लो उत्पादन में वृद्धि तो हो रहा है, ठीक, वृद्धि हो रहा है। अब समझिएगा थोड़ा बात ना, अब जस्ट इससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ। वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन मान लीजिए एक देश में मान लो कुछ वर्ग है, या मान लो एक देश में मान लो 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई। ठीक, ये जो वर्ग है, मान लो 5 वर्ग है, इसको हम वर्ग मान रहे हैं। क्या है? वर्ग है। समझना ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग, ई वर्ग। ए वर्ग है, ये गरीब तबका है। बी वर्ग है, ये भी गरीब है, मान लो एस टी एस सी या माइनॉरिटी समुदाय है। सी वर्ग है, ये मिडिल वर्ग है। डी और ई है, ये आपका कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, पॉलिटिशियन या अपर मिडिल क्लास है। समझिएगा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 वर्ग मान लो, जस्ट मानने के लिए कि देश में मान लो 5 वर्ग है। एक है आपका गरीब तबका, दूसरा आपका एस टी एस सी माइनॉरिटीज, ठीक है, तीसरा आपका क्या मिडिल क्लास, और चौथा और पांचवा को हम क्या बोल रहे हैं? पूंजीपति है, पॉलिटिशियन है और अपर मिडिल क्लास है। इतने लोग हैं। ठीक, अब देश में जो वृद्धि हो रहा है, उत्पादन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। इस वृद्धि का लाभ इनको मिल रहा है या नहीं? इनको प्राप्त हो रहा है या नहीं? या इसका जो पैसा आ रहा है, इसका वितरण, क्या वितरण न्यायपूर्ण हो रहा है या नहीं? या इस वृद्धि से विकास जो है वो समावेशी हो रहा है या नहीं? इन तीनों बात को समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वृद्धि का लाभ इस समुदाय को मिल रहा है या नहीं? किसको? मतलब जो देश का गरीब समुदाय है या जो वंचित या शोषित तबका है, उनको मिल रहा है या नहीं? या इस लाभ का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं? मीन्स न्यायपूर्ण तरीका मीन्स क्या? अगर कोई देश विकास कर रहा है तो उस देश के जो गरीब लोग हैं, है ना, उनका विकास हो रहा है या नहीं? अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं या निचले तबके भी ऊपर उठ रहे हैं? गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठते जा रहे हैं, ये बात। या फिर हम क्या बोल रहे हैं? समावेशी विकास। समावेशी विकास मीन्स क्या? सभी क्षेत्रों का विकास और सभी लोगों का विकास, इसी को क्या बोल दिया जाता है? समावेशी विकास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्थिक समृद्धि, ये उत्पादन की वृद्धि की बात तो करता है, लेकिन इसका न्यायपूर्ण वितरण, समावेशी विकास, उसका शोषित और वंचित तबकों पर प्रभाव, और प्लस क्या लोगों का सशक्तिकरण हो रहा है, इन सभी की बात नहीं करता। इन सभी की बात नहीं करता, इसलिए इसको संकीर्ण अवधारणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संकीर्ण अवधारणा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? लिखाएंगे इसको, डोंट वरी, समझ में आएगा आप लोगों को। सिंपल सी बात है। तो आर्थिक समृद्धि क्या हो रहा है? तो बोला जा रहा है कि भाई उत्पादन में क्या हो? निरंतर वृद्धि सतत रूप से होता रहे, तभी उसको क्या बोला जाएगा? किसी देश का आर्थिक समृद्धि हो रहा है। ठीक, लेकिन ये आर्थिक समृद्धि का लाभ किसको मिल रहा है? शोषित वंचित तबके ऊपर उठ रहे हैं, गरीब समुदाय ऊपर उठ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, कुल मिला के इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है समावेशी विकास, हो रहा है या नहीं? इन सभी की बात नहीं करता। ये सिर्फ बात किसकी करता है? भाई निरंतर सतत रूप से वृद्धि होती रहे, है ना। तो निरंतर और सतत रूप से वृद्धि होता है, इसलिए इसको मात्रात्मक अवधारणा या संकल्पना बोल दिया जाता है। परंतु ये इन सभी चीजों की क्या करता है? इन सभी चीज को नकार देता है, इनकी बात नहीं करता। किसकी? कि उसका न्यायपूर्ण वितरण हो रहा है या नहीं, गरीब शोषित तबकों पर उसको लाभ मिल रहा है या नहीं,
ऑल ओवर महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है या नहीं, एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर क्या समावेशी विकास हो रहा है या नहीं, इन सभी संकल्पना को ये क्या करता है, नकारता है। इसलिए इसको एक संकीर्ण अवधारणा भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, संकीर्ण अवधारणा भी बोला जाता है। चलो लिखो इतना को पहले, नहीं समझ में आएगा बोलना, मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से समझने वाला मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटने वाला नहीं है। रटना तो पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं समझोगे कुछ नहीं हो पाएगा। चलो तो लिखो आर्थिक समृद्धि, लिखना लिखना आर्थिक समृद्धि में ये शब्द से आपको परिचित होना है। कोई भी विषय पढ़ते हो तो विषय में आपको शब्दों से परिचित होना पड़ता है ना। तो ये आपके सामने एक आया है शब्द, तो इसका मतलब क्या है मैं बता दी। अब लिखिए, लिखिए आर्थिक समृद्धि करके एक सब हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, लिखिएगा इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य किसी देश में, इसका तात्पर्य किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में, इसका तात्पर्य किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरंतर एवं सतत वृद्धि से है। निरंतर एवं सतत वृद्धि से, निरंतर और सतत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, निरंतर एवं सतत वृद्धि से है। चूंकि यह उत्पादन की बात करता है, आगे लिखना, चूंकि यह उत्पादन में वृद्धि की बात करता है, चूंकि यह उत्पादन में वृद्धि की बात करता है, इसलिए इसे, इसलिए इसे मात्रात्मक अवधारणा भी कहा जाता है, या मात्रात्मक संकल्पना भी कहा जाता है, मात्रात्मक अवधारणा कहा जाता है। ठीक, मात्रात्मक अवधारणा कहा जाता है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा या नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, लिखिएगा यह अवधारणा, यह अवधारणा, यह अवधारणा उत्पादन में वृद्धि की बात तो करता है, उत्पादन में वृद्धि की बात तो करता है, परंतु, परंतु शोषित एवं वंचित तबका, इसको लिखो वर्ड को, है ना। अब ये वर्ड से परिचित हो जाओ, हमेशा इसको दिमाग में बैठा लो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। शोषित, शोषित एवं वंचित तबकों, ऐसा लिखो। परंतु क्या मैं बोला, यह अवधारणा उत्पादन में वृद्धि की बात तो करता है, लेकिन शोषित एवं वंचित तबकों पर उसका सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव गरीबों को मिलने वाला, नहीं ऐसा मत लिखो, शोषित एवं वंचित तबकों पर उसका सकारात्मक प्रभाव, कौमा, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास की बात नहीं करता, एवं समावेशी विकास की बात नहीं करता, इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे संकीर्ण अवधारणा भी कहा जाता है, संकीर्ण अवधारणा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है सिंपल सी बात जी, कि देश का आय तो बढ़ रहा है, देश में उत्पादन तो बढ़ रही है, देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन उसका लाभ जो है वो लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ कुछ ही लोग बैठे हैं, अमीर तबके के लोग, सिर्फ वही अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उसका इसका उसकी ये बात ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, संकीर्ण अवधारणा बोला जाता है। नेक्स्ट लिखना, देखो इसका जो मापन होता है,
इसका मापन, ठीक है, लिख लेना नेक्स्ट टाइम में। इसका मापन जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसको अभी ऐसे लिख लेना है ना, इसको मैं पूरा अभी पढ़ेंगे सब क्या है उसको। जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इत्यादि से किया जाता है, इत्यादि से किया जाता है, ठीक है जी। अब निकल के आता है, एक शब्द निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। सर जी आर्थिक समृद्धि में किसका निरंतर उत्पादन और किसका करता है? अरे तो मैं तो बताया ना, आर्थिक समृद्धि उदाहरण सिंपल सी बात है। आर्थिक समृद्धि में क्या बोल रहा हूँ, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि, ठीक है। सेवा मान लो, पहले सेवा देख लेते हैं। आज के डेट में बैंक की मान लो, जस्ट एग्जांपल 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ये और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। सेवा की बात कर रहा हूँ और दूसरा वस्तु की बात कर रहा हूँ। सेवा में मान लो मैं क्या क्या ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, ठीक है, एयरपोर्ट, सड़क ले लिया, बैंक ले लिया, ठीक। तो मैं क्या बोला हूँ, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि। तो एयरपोर्ट मान लो 2020 में इनकी संख्या कितना है, 12 है। 2013, 14, 18, 20, सड़क मान लो 4000 किलोमीटर एनएच है, मान लो एनएच की बात कर रहा हूँ ना। तो आगे चल के नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया, 4000, 4500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर। बैंक मान लो इस समय राष्ट्रीय बैंक में या पूरा टोटल ब्रांच जितने देखिए एग्जाम्पल पे मान लो 5 है, वो नेक्स्ट ईयर बढ़ के 6, नेक्स्ट ईयर बढ़ के 8, नेक्स्ट ईयर बढ़ के 10। वस्तु कुछ भी लो, बाइक लो, फ्रिज लो, कुछ भी वस्तु लो, मतलब ये कि उत्पादन चाहे सेवा का हो चाहे किसी वस्तु का हो। वस्तु मैं अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आई होप इतना में आप समझ जाओगे। वह यहाँ मैं फ्रिज भी लिख सकता हूँ, ऐसी 4 फ्रिज 8 फ्रिज। अब 4 8 नहीं है भाई, 1 लाख बाइक का उत्पादन हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर उसमें वृद्धि हो, 1 लाख कार का उत्पादन हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर उसमें वृद्धि हो, और वृद्धि हमेशा होते रहे। नेक्स्ट ईयर जितना उससे और आगे बढ़ो तो और ज्यादा हो जाए, और आगे बढ़े तो और हो गया। उसी चीज को बोल रहा हूँ कि सेवा और वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर और सतत वृद्धि, मतलब देखो हर वर्ष देखो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसी को बोला जा रहा है निरंतर एवं सतत वृद्धि होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। जब इस ये कंडीशन होता है तभी उसको बोला जाता है क्या, आर्थिक समृद्धि। मतलब वो देश क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आर्थिक समृद्धि या उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है करके, ठीक है। अब आगे समझना मैं क्या बोला आपको, यही से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इसका मापन किससे करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनआई, पर कैपिटा इनकम इत्यादि से किया जाता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आता है, उसको आगे बता दूंगा मैं। अब यही से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको बोलते हैं ट्रिकल ट्रिकल डाउन थ्योरी या अधोनिस्पंदन का सिद्धांत। अधोनिस्पंदन का सिद्धांत लिख लीजिएगा इसको, छोटा सा एक है, इसमें लिखिए अधोनिस्पंदन का सिद्धांत। समझा भी रहा हूँ, पहले लिख लो, है ना, फिर समझाता हूँ तुरंत। इसको लिखना पहले पहले समझो, ठीक है, उसके बाद लिखना। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्पादन। अब इसको समझना, थोड़ा समझने ही वाला है ये, चाहे लिख पाता पहले उसके बाद समझाता, उससे बेटर है पहले समझ लो। अधोनिस्पंदन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, क्या बोला। अब देखो मान लो किसी देश के में क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है कंटिन्यू, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, देखो अब उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि देश के जीडीपी में वृद्धि हो रही है। अब जीडीपी क्या होता है नहीं जानते, कोई बात नहीं, समझाऊंगा। इसी को हम बोल सकते हैं, इसका मतलब अगर उत्पादन में वृद्धि हो रहा है तो देश के जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, या फिर देश के पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रहा है, या फिर देश के नेशनल इनकम में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कुछ भी बोलो, सब सही है। या देश के ग्रोथ रेट में वृद्धि हो रहा है। ये सब एक ही बात है, पूरा लिंक हो रहा है। बस थोड़ा सा वेट करना, अगले जस्ट इसके बाद का जो टॉपिक है आर्थिक विकास को पढ़ाकर मैं इसी पे आने वाला हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। मतलब ये उत्पादन में वृद्धि हो रही है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, या ग्रोथ रेट में वृद्धि हो रही है। कुछ भी बोलो, सब सेम है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब सरकार के कर, इसमें वृद्धि हो रही है। मतलब सरकार को कर प्राप्त हो रहा है, या सरकार के आय में वृद्धि हो रही है, ऐसा लिखो। सरकार के, इसको लिख सकते हो आप लोग चाहोगे तो समझने के लिए। सरकार के आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि कैसे हो रही है, तो कर के रूप में। क्या, कर के रूप में। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, उतना ही ज्यादा सर को क्या मिलते जाएगा, सरकार को कर प्राप्त होता जाएगा। ठीक, अब कर प्राप्त होते जाएगा तो सरकार इस कर को खर्च कहाँ करेगी। ठीक है, तो एक करेगी आधारभूत संरचना में। ये शब्द आधारभूत संरचना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे आएगा। किसमें, आधारभूत संरचना, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। संरचना जैसे कि सड़क है ना, या फिर एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, या फिर और क्या बोल सकते हो, स्कूल, कॉलेज इत्यादि, ये सभी आधारभूत संरचना में आते हैं। दूसरी तरफ क्या करेगी सरकार, सरकार जन कल्याणकारी कार्यों में करेगी ना भाई। मोदी जी अभी दिए हैं ना, मोदी जी अभी दिए ना, सरकार बनी तो सबको क्या बोले, चलो भाई मैं दे रहा हूँ 1,20,000 या जो भी था, 1,45,000 अपने घर में टॉयलेट और 2 कमरे का या 1 कमरे का किचन सहित मकान बना लो करके गरीब लोगों को दिए ना भाई। हाँ, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। मीन्स क्या, उत्पादन बढ़ने से सरकार के आय में वृद्धि होती है, और सरकार की अगर आय में वृद्धि होगी तो सरकार क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा आधारभूत संरचना का निर्माण करेगी, और साथ ही क्या करेगी, जन कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करेगी। तो इस जन कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि की वजह से क्या होगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी। अब जस्ट एग्जांपल फॉर समझो आप लोग, हमारे देश में लगभग 50 से 60% आबादी ऐसी है जो रोज का अपना 200 से 300 रुपए कमाते हैं, और उसी से अपना डेली खर्चा चलाते हैं। तो क्या वो कभी सोच सकते हैं कि हम पक्के मकान में रहते करके, नहीं सोच सकते। ठीक है, तो उनके साथ मतलब क्या इस देश में रहते हैं तो उनको पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं है, अगर वो मान लो बना नहीं पा रहे हैं तो, है ना। दूसरी तरफ आप देखोगे तो 3 से 4 व्यक्तियों का परिवार है, और देखोगे तो 20-25 कमरे का बड़ा बड़ा मकान बनाकर बैठे हैं, है ना। तो मतलब ये बोला ये जा रहा है कि उत्पादन में वृद्धि होने के वजह से फाइनली क्या होता है, उसका जो फायदा होता है वो रिस्क कर कहाँ पहुंचता है, गरीब तबके में पहुंचता है ना। उत्पादन में वृद्धि का जो फायदा होता है वो रिस्क कर मीन्स क्या, सरकार क्या करती है, उस फायदे को, इसी का फायदा मतलब क्या, कर के रूप में पैसा बढ़ा, और उसके फायदे को सरकार ने कहा किया, सरकार तक, गरीब तबके तक पहुंचाई है कल्याणकारी योजना के माध्यम से। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, अधोनिस्पंदन का सिद्धांत। मतलब रिस्क कर, छन कर उसका लाभ किसको मिलता है, समाज के शोषित एवं वंचित तबके को या गरीब तबके को प्राप्त होता है जन कल्याणकारी कार्यों या योजनाओं के रूप में। इसको आप लोग ना बना लेना, नहीं बना होगा तो एक स्क्रीनशॉट लो और आगे लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ।
चलो लिखो, अधोनिस्पंदन का सिद्धांत में 2 लाइन लिख लो, है ना। कभी भी मेंस में पूछ सकता है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर में कि होता क्या है अधोनिस्पंदन या ट्रिकल डाउन थ्योरी या इफेक्ट क्या होता है, लिखो। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि, है ना, यह थ्योरी है तो बोल सकते हैं यह सिद्धांत यह मानता है कि, है ना, यह माना जाता है कि, लिखो, यह सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप, आर्थिक समृद्धि, अब ये आर्थिक समृद्धि है ना जो मैं यहाँ इतना में लिख दिया हूँ, आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप, ये एरो मैं जो बना रहा हूँ ना, ये हमेशा वृद्धि को दर्शाता है ना, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप सरकार के आय में वृद्धि होती है, सरकार के आय में वृद्धि होती है, सरकार के आय में वृद्धि होती है, जिसको सरकार जिसको सरकार जिसको सरकार जन कल्याणकारी योजना के रूप में, मैं यहाँ कार्य लिखा हूं, ठीक है, लेकिन आप योजना लिखना, जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में, जिसको सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में समाज के शोषित एवं वंचित तबकों के लिए खर्च करती है, शोषित एवं वंचित तथा गरीब तबकों लिए, तबका है, दोनों लिखो, शोषित एवं वंचित तथा गरीब तबके के लिए खर्च करती है, खर्च करती है, ठीक। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि का लाभ रिस्क कर, आर्थिक समृद्धि का लाभ, अब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्या, रिस्क कर या क्षम कर, दोनों को लिखना। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि का लाभ रिस्क कर या क्षम कर रिस्क कर या क्षम कर समाज के निचले वर्गों को भी प्राप्त होता है, समाज के निचले वर्गों को भी प्राप्त होता है, और इसी को क्या बोला जा रहा है, ट्रिकल डाउन थ्योरी या निस्पंदन का सिद्धांत। चलो, अगर नहीं बना होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना, ये बाद में समझने के लिए बहुत काम आएगा आप लोगों को। चलो, तो समझ में आया मैं क्या बोला, यहां से कैसे निकला। अब देखो एक चीज समझना, ठीक है, ग्रोथ रेट को मैं जीडीपी पढ़ेंगे तब बता दूंगा, वहां जीडीपी अभी तक आप लोग समझे नहीं हो ना, जीडीपी को पहले बताएंगे फिर ग्रोथ रेट बताएंगे वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, आर्थिक विकास, ठीक, सिंपल सी बात, इसमें लिख लेना, पहला पॉइंट लिखो, यह एक गुणात्मक अवधारणा है, लिखो डायरेक्ट पॉइंट लिखो, यह, क्योंकि समझ चुके हो अब आप, यह एक गुणात्मक अवधारणा है, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो। दूसरा लिखना, यह क्या होता है, तो इसके तहत, समझ में आ जाएगा सब, सिर्फ लिखते जाओ, इसके तहत वो जिसकी बात नहीं कर रहा था उन सभी की बात ये करता है, मतलब न्यायपूर्ण वितरण, उसका लाभ, समावेशी विकास, महिलाओं को सशक्तिकरण, सभी की ये बात करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुणवत्ता की बात करता है, इसलिए गुणात्मक अवधारणा। इसके तहत, तो यह, इसके तहत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, मतलब आर्थिक समृद्धि तो होना ही है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, साथ साथ इसका न्यायपूर्ण वितरण, इसका न्यायपूर्ण वितरण, शोषित एवं वंचित
तबकों पर उसका सकारात्मक प्रभाव, लिखते चलिएगा, ठीक है जी। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट लिखा करो। सकारात्मक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्ति सशक्तिकरण सशक्तिकरण के साथ समावेशी विकास की बात करता है। देखो समावेशी विकास, मैं फिलहाल ये मान के चल रहा हूँ ना कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना मैं आपको समझ में आ रहा है। कहीं पर से ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया कुछ वर्ड है तो हो सकता है तो अभी मत पूछना, क्लास खत्म होगा तब पूछ लेना। और ऐसा लगेगा कि नहीं अभी समझे बिना आगे नहीं समझ पाएंगे तब पूछ सकते हो, ठीक है। सशक्तिकरण के साथ समावेशी विकास की बात भी करता है। समावेशी ठीक विकास की बात करता है। ठीक है जी, तो जस्ट उसका अपोजिट है, कुछ नहीं। वो जिस चीज को छोड़ रहा था आर्थिक समृद्धि, उस चीज को ये क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है अपने आप में। वहां पर हमने बोला कि भाई विकास तो हो रहा है, मतलब वृद्धि तो हो रही है उत्पादन में, देश का आय भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसका लाभ समाज के शोषित वंचित तबकों को मिल रहा है, उसका सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। महिलाएं जो है उनके अधिक सशक्तिकरण मीन्स क्या, महिलाओं का निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, उनकी स्वतंत्र रूप से, है ना। इस पे बात करेंगे, ये बहुत बड़ा इश्यू है आज के डेट में, बात करेंगे आगे, ठीक है। और साथ ही साथ है क्या, सभी का विकास, समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब समाज के हर तबके का विकास हो रहा है, हर वर्ग का विकास हो रहा है, हर समुदाय का विकास हो रहा है, सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि झारखंड पिछड़ा रह गया और हरियाणा क्या हो रहा है, कंटिन्यू डेवलप करते जा रहा है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि क्या हो रहा है, समाज का हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज पीछे छूट रहा है, तो उसको समावेशी विकास नहीं बोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जनरल वाले आगे बढ़ रहे हैं, ओबीसी वाले आगे बढ़ रहे हैं, एसटी एससी क्या हो रहा है, पीछे छूट रहा है, तो भी वो समावेशी नहीं माना जाएगा। मीन समावेशी हर वर्ग, हर समुदाय, है ना, हर वर्ग हो, हर समुदाय हो, हर संप्रदाय हो, और सभी क्षेत्रों का समान विकास, सभी का विकास, इसी को क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी विकास, सभी का विकास, इसी को क्या बोला जाता है, समावेशी विकास। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका जो मापन होता है, लिख लिया होना जी, जल्दी थोड़ी मिटा दिया मैं। चलो, इसका जो मापन होता है, ये जो मापन, ठीक है, इसका मापन किससे करते हैं, तो लिखिएगा इसका मापन, मैं इसका नहीं लिखा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मापन HDI, ठीक है, MPI, GDI, GII, IHDI इत्यादि सूचकांकों के माध्यम से किया जाता है। HPI लिखा हूं, ठीक है, HPI भी लिख लीजिएगा। HPI इत्यादि सूचकांकों के माध्यम से किया जाता है। चलो, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग मापन को, ठीक है। क्यों, उसका जो मापन है आर्थिक समृद्धि का, वो एक टॉपिक है पूरा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय करके, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, तो याद रखिएगा इसका जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है। ये विभिन्न इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स क्या, सूचकांक। आपने सुना होगा HDI इंडेक्स, सुना होगा, है ना, HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सभी इंडेक्स हैं, ठीक है, सूचकांक है। ये निकाला जाता है, आप देखते हो समय समय पे ये इंडेक्स जारी होता है, ठीक है। तो आगे हम बता रहे हैं, इसमें ना मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक इसको बताऊंगा HDI इंडेक्स को, एक बताऊंगा आपको मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को, ठीक है। बाकी का आपको नाम याद रखना है और ईयर बताऊंगा कब जारी हुआ है। लेकिन
लिख लिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मिटा दूं? सुनाई तो खैर नहीं देगा, ठीक है मैं मिटा रहा हूं। बस नाम लिख लो अभी, ऐसे ऐसे नाम लिख लो, इसका मापन इनके द्वारा किया जाता है करके। धीरे धीरे सब खुलते जाएंगे ना जी। पहली बार सुन रहे होगे तो हो सकता है थोड़ा सा उटपटांग लगे, लेकिन देखो साफ बता रहा हूँ भाई, पढ़ना है जिसके में पढ़ने का जुनून होता है, उसके में सीखने का जुनून होना चाहिए, जानने का क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अगर वो आप लोगों में है तो समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ, पढ़ाने के लिए। वो चीज नहीं है तब मुश्किल है। ठीक है जी, वो आपके में नहीं होगा तब बहुत मुश्किल होगा। है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर बहुत कुछ आप जानोगे। चलो, तो मैं इसकी बात करता हूँ, HDI इंडेक्स, इसके बारे में जानना है, ठीक है, एग्जाम में बहुत इसको पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। इसको बोला क्या जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक इसको बोला जाता है। ठीक, अब मानव विकास सूचकांक में अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा 1990 में इसको प्रकाशित किया गया, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1990 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको कब किया गया प्रकाशित? 1990 में किया गया। इसको बनाने में और तब से लेकर ये कंटिन्यू जारी होता है ना, हर साल जारी होता है तब से लेकर। इसको बनाने में महबूब उल हक, इस नाम को याद रखना है आपको, महबूब उल हक, यहाँ पर लिख लेना पाकिस्तान, कहाँ के थे वो? पाकिस्तान। एवं अमर्त्य सेन, जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, का योगदान रहा। मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या रहा? इन दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप किया। तो पहला मैं क्या बताया, एशियाई इंडेक्स में कब जारी किया गया प्रथम बार? 1990 में, और तब से लेकर ये कंटिन्यू जारी होता है प्रत्येक साल। साथ में इसको बनाने में क्या हुआ, महबूब उल हक का इंपॉर्टेंट रोल रहा, और साथ में किसका? अमर्त्य सेन का। प्लस इसमें 2010 में परिवर्तन किया गया। इसको भी याद रखिएगा, परिवर्तन कब किया गया था? 2010 में परिवर्तन किया गया। ठीक, लिख लिया इतना? इतना लिख लिए? तो देखो ये इंडेक्स क्या करता है, वर्तमान में ये क्या करता है, 189 कंट्रीज है यूएनडीपी में। इसमें इंडेक्स में कितने देश शामिल होते हैं? 189। ये 189 देशों को क्या करता है, जो मानक है, 3 मानक होते हैं इसमें, क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है तो संभावित वो कितने साल तक जिंदा रहेगा। जैसे होता है ना भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं ना, क्या है भाई जीवन प्रत्याशा? तो भारत का भी 60 वर्ष है। वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा? आपने कितना अच्छा भोजन किया है, वो डिपेंड करेगा उस पे, है ना। जितना अच्छा जिसका स्वास्थ्य रहता है, जितना अच्छा भोजन करता है, जितनी अच्छी अच्छी बातें सुनता है, उतना वो ज्यादा उम्र जिंदा रहता है। तो उसी चीज की यहाँ बात हो रही है, जीवन प्रत्याशा प्लस शिक्षा। और इतना को लिख लिए होगे ना, तो इसको मैं थोड़ा आगे ऐसे बताऊंगा। इतना लिख लिए हो ना, क्योंकि इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। चलो अब देखो इसमें थोड़ा सा और आगे,
ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या करता है, इसके मानक है। मानक क्या है? पहला है जीवन प्रत्याशा, ठीक, 3 मानक है ना इसके। दूसरा है आपका शिक्षा, और तीसरा है आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो जीवन प्रत्याशा मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। मिनिमम में बोला गया है अभी जो वर्तमान में है 20 वर्ष और 83.6 वर्ष। शिक्षा में दो चीजें लिया जाता है, एक को बोला जाता है स्कूल में, स्कूल में बिताए बिताए जाने वाले अपेक्षित वर्ष, जाने वाले अपेक्षित वर्ष। और दूसरा बोला जाता है स्कूल में बिताए गए औसत वर्ष। बिताए गए क्या? औसत वर्ष। पर कैपिटा इनकम जो लिया जाता है ये जीएनपी में लिया जाता है, याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, ये 3 जो इसका मानक है इसको लिख लीजिएगा ऐसे। 3 मानक है, क्या क्या? एक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और ये करता क्या है, उपरोक्त मानकों के आधार पर सभी देशों को क्या करता है, उसका स्टडी करता है। और स्टडी करके क्या करता है, सभी देशों को क्या करता है, 189 देशों को 4 भागों में विभाजित कर, 4 भागों में क्या कर, विभाजित कर मूल्य प्रदान करता है। क्या करता है, इसको ना ऐसे लिखिए, 0 से 1 के मध्य मूल्य प्रदान करता है। नहीं समझ में लिखते लिखते चलना, सब कुछ समझ में आएगा। मूल्य प्रदान करता है, कुछ लगेगा पटांग तो अभी क्लियर सब हो जाएगा, करता है। तो देखो मैं क्या बोला, ये 3 मानक है, सभी देशों का स्टडी करता है कि भाई जीवन प्रत्याशा मिनिमम कितना रखा गया है, 20 रखा गया है, और मैक्सिमम कितना रखा गया है, 83.6 वर्ष। और सभी देशों को स्टडी करता है कि देखता है कि किस देश में कितना है। जैसे भारत का अगर देखोगे तो होगा 59-60, है ना। अलग अलग देश का अलग अलग होगा, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब का देखोगे तो हाईएस्ट जाएगा 82-83 ही जाएगा, मतलब ज्यादा हम लोग का जाएगा। ठीक है, या फिर सूडान, रवांडा, युगांडा, ये सभी जो देश है अफ्रीकन कंट्रीज, उनका देखेंगे तो 20 से जस्ट ऊपर कम होगा, मिनिमम में रहेंगे हम लोग। तो और उसके बाद स्कूल में बिताए जाने वाले अपेक्षित वर्ष, मतलब स्कूल में कितने वर्ष बिताने की संभावना है। कोई व्यक्ति जन्म लिया बच्चा, तो ये स्कूल में कितने वर्ष बिता सकता है, वो बात। और दूसरा क्या, ये है किसके लिए, वयस्कों के लिए, और ये है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि बिता सकता है तो बच्चे की बात हो रही है। और औसत वर्ष, आप कितने साल स्कूल में रहे हो, औसत क्या है, तो वो वयस्कों के लिए है ना। भाई अब मेरे लिए होगा कि हम कितने वर्ष, मेरे अगर एक गांव का निकालेंगे, जितने लोग हैं टोटल 18 वर्ष से ऊपर, सभी से पूछा जाएगा तुम कितने साल स्कूल गए हो, लिख लिए, टोटल को ऐड किए, इतना आया, और सभी को जितने व्यक्ति उसे भाग दे दिए, तो औसत वर्ष निकल गया। तो ये वयस्क व्यक्तियों के लिए हो रहा है, ये बच्चों के लिए हो रहा है। और प्लस क्या बोला जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय, उसको किस में लिया जाता है, ग्रॉस जीएनपी में। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जीडीपी, जीएनपी, ये सब में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जस्ट ये खत्म हो रहा है, अगला टॉपिक वही है, सब समझ में आएगा। तो ये क्या करता है, 189 देशों को 4 भागों में विभाजित करता है, और विभाजित कर 0 से 1 के मध्य मूल्य प्रदान करता है। ठीक, इसमें आगे लिखना, जो देश
जो देश एक से जितना करीब होता है, जितना क्या होता है, करीब होता है, वह उतना विकसित, वह देश उतना विकास, वह मतलब ज्यादा विकास है, इस इंडेक्स के अनुसार उस देश का ज्यादा विकास हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो देश एक से जितना करीब होता है वह देश उतना विकसित होता है। लिखो, ठीक है, वह उतना विकसित होता है। इतना लिखो, बस हो गया है, होता है। ठीक है जी, चल, तो ये ऊपर का लिख लिए होंगे, तो अब एक लाइन इसमें और लिख लेना, लिखना नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप कॉपी कर लेना। क्या है यहाँ पर, मैं क्या बोला, 0 से 1 के मध्य है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक ये 0 हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 1। अब यहाँ पर आप लो 1, यहाँ पर आप लो 1, यहाँ पर लो 1, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड करता है, 0.46, इसको याद रखिएगा, 0.64, 0.77 और 1। इस बीच में जो देश आता है इसको बोल दिया जाता है अल्प विकसित, अल्प विकासशील देश, एसडीआई के अनुसार ना, अल्प विकासशील। इसमें जो आता है उसको बोला जाता है, या अल्प नहीं, इसको निम्न लिखो, निम्न। इसमें जो आएगा मध्यम विकासशील देश। 64 से जो इसके बीच आते हैं उसको बोल दिया जाता है उच्च विकासशील देश, उच्च विकासशील। उच्च विकासशील। और ये जो आता है इसको क्या बोल दिया जाता है, अत्यधिक, अत्यधिक उच्च विकसित देश। ये आपका क्या हो गया, एसडीआई कंप्लीट हुआ। एसडीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वन डे एग्जाम में क्या इससे पूछता है मैं बता देता हूँ। कितने भागों में बांटा गया है इसको पूछता है। दूसरा पूछता है भारत इसमें से किसमें है, इन चारों कैटेगरी में से भारत किसमें है, ये पूछता है। ठीक है, मूल्य कितना है ये नहीं पूछे आज तक, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे, लेकिन आज तक नहीं पूछा। मीन्स क्या, ये मूल्य में भारत का कितना अभ्यर्थी, भारत इनमें से चारों में से या तो 0 से 46 या 46 से 0.64 इनके बीच, या 0.64 से 0.77 इनके बीच, या 0.77 से 1 इनके बीच होगा। तो बीच में होगा तो कोई ना कोई मूल्य उसको भी मिला होगा, तो मूल्य आज तक नहीं पूछा है। कितने मानक है, कब प्रकाशित हुआ, किसने तैयार किया, कितने मानक है, परिवर्तन कब हुआ। अभी जो मैं बताया ना मानक, ये वर्तमान का है, 2010 में ना, 10 से पहले कुछ और था, तो पहले जो था उसको फिर से एक्स्ट्रा याद मत करो, है ना। जैसे कि उसमें सकल नामांकन दर था और वयस्क साक्षरता दर था, आय में जीडीपी था, संभावित वर्ष जो था वो मिनिमम 25 था, मैक्सिमम 100 था, लेकिन वो काम का नहीं है, पूछेगा तो वर्तमान वाला पूछता है। ठीक है, होमवर्क आप लोग का भी इसमें, इकोनॉमिक्स है, मैं होमवर्क बहुत दूंगा, ठीक है, आप लोग का काम होगा सर्च करना, बहुत कुछ आपको मिलेगा। पहला होमवर्क, 2020 के एचडीआई इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था। अभी मत अब कोई मैसेज करना, ना अभी सर्च करना, ना अभी मैसेज करोगे, ये होमवर्क है, इत्मीनान से इसको देखोगे। तो पहला मैं क्या बोला, 2020 के, 21 का नहीं आया है, ठीक है, तो 2020 के एचडीआई इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। ठीक, ये पहला होमवर्क है, देखिएगा। दूसरा होमवर्क मैं दे रहा हूं, क्या लिखिएगा,
हैप्पीनेस इंडेक्स, इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं। हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश के द्वारा जारी, हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, को किस देश के द्वारा दिया गया, जारी कौन करता है ये अलग बात है, किस देश के द्वारा हैप्पीनेस इंडेक्स दिया गया। दो होमवर्क आप लोगों के लिए। चलो एक और देख लेना, क्या जानते हो, मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये सभी चीज मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। एमपीआई, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इसको मैं पढ़ाऊंगा, कब पढ़ेंगे, गरीबी में, जब मैं गरीबी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर उसको मैं लेंगे, ठीक है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स किस वर्ष जारी हुआ, क्या लिख रहा हूँ फिर से बोलिए सर। फर्स्ट फर्स्ट मैं बोला हूँ कि 2020 में 2020 के एचडीआई इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था, ये है, ठीक है। 2020 में भारत का रैंक क्या था, इसको देखिएगा, ठीक। चलो, भारत का रैंक क्या था ये देखिएगा। ये क्या हो गया आपका, तो ये क्या हुआ जी आपका, ये हो गया आपका आर्थिक विकास, सॉरी, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास कभी भी ये पूछेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है, प्री से आपका क्वेश्चन बनेगा तो एसडीआई इंडेक्स से बनता है या कॉन्सेप्ट से बनता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इससे कॉन्सेप्ट से, यूपीएससी तो प्री में इससे क्वेश्चन उसका फेवरेट पार्ट है, यूपीएससी प्री का है फेवरेट पोर्शन है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ठीक है। कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है वो, ठीक है। सीजीपीएससी भी कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जो मैंने बोला, देखो मैंने इसका मापन को बताया कि इसका मापन किससे होता है, इंडेक्स के माध्यम से होता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसको हमने देखा भी, ठीक है। टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स भी होता है, टीएआई करके, ठीक है। 2001 या 2001 में जारी शायद किया गया था, 2001 में इसको, टीएआई इंडेक्स, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स, ठीक है, टीएआई करके, ये भी एक इंडेक्स होता है, ठीक है। चलो, तो हमने आर्थिक विकास का मापन पढ़ लिया, जो आर्थिक समृद्धि का मापन है, जीडीपी वगैरह, ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय।